अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं श्याम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश IG2 की रिपोर्ट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है इस रिपोर्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन की थी। आज की वीडियो में हम बेसिकली निबोश के जो रिपोर्ट है IG2 की, इस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की पार्ट 3 को हम कवर करेंगे कि हमने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के पार्ट 3 में प्रायोरिटीज़ कैसे करनी है, मतलब जस्टिफिकेशंस बेसिकली इसमें की जाती हैं। तो जस्टिफिकेशंस करने के लिए हमने हैज़र्ड्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अब जनरली जैसे हमने अब रिपोर्ट का पार्ट 2 जो लिखा है, हमारी रिपोर्ट का जो पार्ट 3 है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अब रिपोर्ट के पार्ट 2 के ऊपर। अगर तो आपने रिपोर्ट के पार्ट 2 को अच्छी तरीके से लिखा है, जैसे मैंने आपको गाइड किया है, कि उसकी जो फर्दर कंट्रोल है सबसे ज़्यादा वो डिपेंडेंट है आपके रिपोर्ट के जो है पार्ट 2 के कॉलम नंबर 4 के ऊपर, जो जिसमें हमने फर्दर सजेशंस दिए हैं हैज़र्ड के अकॉर्डिंगली कंट्रोल्स की, जो फर्दर हमने सजेस्ट किए हैं कंट्रोल्स। तो अगर तो आपने अच्छे कंट्रोल्स को वहाँ पे सजेस्ट किया है, अच्छे कंट्रोल वाइज आपने लिखे हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कंट्रोल, एलिमिनेशन वाले कंट्रोल और सब्स्टिट्यूशन वाले कंट्रोल आपने लिखे हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ के इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की हम बात करते हैं, अगर आपने लिखे हैं तो आपकी रिपोर्ट का पार्ट 3 बहुत ही अच्छा बन सकता है। जब तक आप उसको अच्छे से पार्ट 2 को नहीं करेंगे तो आपका पार्ट 3 कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। मूविंग टूवर्ड्स रिपोर्ट पार्ट 3 की बात करते हैं। तो रिपोर्ट के पार्ट 3 के अंदर बेसिकली हम जस्टिफिकेशंस करते हैं 3। हमने ऊपर पार्ट 2 के अंदर बेसिकली जो 12 या 13 या हैज़र्ड जितने भी आपने लिखे हैं, उन हैज़र्ड्स में से 3 हैज़र्ड्स को हमने प्रायोरिटाइज करना है। अब जब मैं आपको IG1 के अंदर भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला कि हम प्रायोरिटाइज किन को करते हैं। हम प्रायोरिटाइज करते हैं हैज़र्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी। तो आपको जो लग रहा होगा कि मेरे इन 13 हैज़र्ड्स में से जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट हैज़र्ड्स हैं उनको आप उठाएं और उनको आप प्रायोरिटाइज करें। जैसे कि अगर मैं जनरली कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर जा रहे होते हैं, तो वो मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, सर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें, हम कंस्ट्रक्शन पर रिपोर्ट ज़्यादा बनाते हैं। तो मैं उस चीज़ के बारे में पहले बात करूँगा, फिर हम बाकी के बारे में बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन में कुछ मोटे मोटे हैज़र्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक हैं और होने भी चाहिए। उसमें आ गया वर्क एट हाइट, आ गया आपके पास फायर, आ गया इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास आ गया मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल, हमारे पास इवन आ सकता है, वहाँ पे कन्फाइंड स्पेसेस हमारे पास आ सकता है। तो इस तरह के जो हैज़र्ड्स हैं ये हमारे पास कुछ ऑब्वियस हैज़र्ड्स हैं। इवन मैनुअल हैंडलिंग आपका आ सकता है। तो ये सारे हमारे पास ऑब्वियस हैज़र्ड्स हैं जो बड़े जो है फोकियत रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैज़र्ड्स हैं। तो इनको आप उठा के जस्टिफिकेशन के अंदर जो है वहाँ पे लिख सकते हैं आप। अब ये तो बात आ गई कैटेगरीज़ की, ये तो कैटेगरीज़ आप उठाएंगे। अब इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली आपने लिखना कैसे है। 3 कैटेगरीज़ आपने लिख दी, अपने पास चूज़ कर दी, तो उनको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, उनको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारे काम आप किस तरह से करेंगे, तो उस पर बात करते हैं। अब जस्टिफिकेशन पे की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो है जी मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स। जब हम IG1 स्टार्ट करते हैं, मतलब निबोश का कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है आर्गूमेंट्स के ऊपर आता है कि वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसके लिए हम 3 आर्गूमेंट करते हैं, मॉरल, लीगल, फाइनेंशियल। अब यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स आपने करने हैं तो इसमें राइटिंग स्टाइल बड़ा मैटर करता है। आप जो लिख रहे हो तो वो इवन लगना चाहिए कि वो आर्ग्यूमेंट है, मतलब आपका आर्ग्यूमेंट लगना चाहिए। तो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप आर्ग्यू कर रहे हो अपने मैनेजमेंट के साथ कि उनको ये चीज़ जो है इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉरल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे जी। मॉरल आर्ग्यूमेंट के अंदर आपने फैमिली डिमांड, सोसाइटी डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें आपने मस्ट कवर करनी है। इसके लिए आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं अपनी IG1 की बुक के फर्स्ट टॉपिक से, और इसके ऊपर मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा आपके पास आगे जी लीगल आर्गूमेंट। लीगल आर्गूमेंट के ऊपर हम लीगल कंप्लाइंसेस की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर के ऊपर कौन सी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि उसको हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों इंश्योर करनी है। इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे C167 का आप जिक्र कर सकते हैं। जनरली आप C155 का ILO की कन्वेंशन की बात करेंगे। कोई भी ना कोई कन्वेंशन इसमें आपने हाईलाइट ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तो ILO ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने बात करनी है। फिर आप जनरली इसमें ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट आर्गूमेंट्स में कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है लीगल कंप्लायंस नहीं करेगी तो उसके ऊपर लीगल जो है एक्शंस हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से आर्गूमेंट करेंगे। इसके लिए भी वीडियो मेरी अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। तीसरा आगे जी फाइनेंशियल आर्गूमेंट। फाइनेंशियल आर्गूमेंट के अंदर हम फाइनेंशियल बर्डन्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर नहीं करती तो उसके ऊपर कौन से फाइनेंशियल बर्डन्स आ सकते हैं। किसी भी एक्सीडेंट के ज़ुमरे में, किसी भी जो है वहाँ पे एक्सीडेंट के अलावा सिविल क्लेम्स के ज़ुमरे में फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, इक्विपमेंट या मशीनरी फेलियर की सूरत में, और ये सारी बातें हम इस तरह के आर्गूमेंट्स करते हैं। सेम इन द केस ऑफ डेट्स, इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो आर्गूमेंट्स आप वहाँ से लेके मदद लेके अपनी बुक से कंसल्ट करके तो आर्गूमेंट्स बंदा इजीली लिख सकता है, वो आप लोग वहाँ से लिख लेंगे, और इसमें कुछ भी इतना टफ है नहीं है। असल जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो है कि आपकी जस्टिफिकेशंस के ऊपर आपको इंतहाई फोकस करना होगा।
मिसाल के तौर पे आपने 3 जस्टिफिकेशंस आपने चूज़ कर दी, 3 हैज़र्ड आपने चूज़ कर दिए, तो उन 3 हैज़र्ड में से मिसाल के तौर पे आपने चूज़ किया है, पहला आपने चूज़ किया वर्क एट हाइट, दूसरा आपने चूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आपने किया जी फायर। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जी। अब जो पहली आपने कैटेगरी चूज़ की है वर्क एट हाइट, तो उसके लिए पहले आपको 4 काम करने पड़ेंगे, मतलब एक जस्टिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर दूसरी कैटेगरी की तरफ जाएंगे और फिर तीसरी की तरफ। इस तरह से हमने बेसिकली यहाँ पे 3 जस्टिफिकेशन करनी है। जैसे देखें जस्टिफिकेशन 1, फिर आगे जस्टिफिकेशन 2 और इस तरह नीचे जस्टिफिकेशन 3 आ जाएगी। अब जस्टिफिकेशन 1 के ऊपर अगर आए तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने करनी एक्शन लिखना है। एक्शन टेकन फ्रॉम द कॉलम 4 ऑफ रिस्क असेसमेंट, मतलब जो हमने पार्ट 2 लिखा है रिस्क असेसमेंट वाला, उस पार्ट 2 के कॉलम 4 में से जो हमने फर्दर सजेशन की होगी कंट्रोल्स की, वहाँ से हम कंट्रोल उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे जी? कॉलम 4 ऑफ पार्ट 2 से हम कंट्रोल उठाएंगे, जो हमारा सबसे बेस्ट कंट्रोल होगा, जो हमारा सबसे बेस्ट कंट्रोल हमें लग रहा हो कि हमारा सबसे बेहतरीन कंट्रोल जो वाला है, वो कंट्रोल हम वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इंश्योर करना है कि सेम वर्डिंग हो। और आगे मैंने कैटेगरी लिख लीजिए, मैं इनके किस कैटेगरी से मैंने उठाया है, वर्किंग एट हाइट से मैंने ये उठाया, ये मेरा है। इसको मैं इंश्योर करने के लिए दोबारा इंश्योर कर सकता हूँ कि आया ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। मैं यहाँ से कंट्रोल F करता हूँ तो मैं सीधा चला जाऊँगा वहाँ पे ऊपर चला जाऊँगा कि भाई कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद है कि नहीं है। तो इसी तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आया जो चीज़ आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आया ये आपके पास पार्ट 2 में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो कंट्रोल आपने चूज़ कर दिया। कंट्रोल हम चूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में इंजीनियरिंग कंट्रोल, एलिमिनेशन कंट्रोल, ये सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल, जो हमारा सबसे बेहतरीन कंट्रोल होगा वो हम चूज़ करेंगे। एक्शन को लिखने के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है जी स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की रिपोर्ट्स आके यहाँ पे रेफर हो जाती हैं लीगल आर्गूमेंट्स में, या फिर नीचे जो हमारे पास लाइक्लीहुड एंड सिविलिटी उस पर रिपोर्ट्स रेफर होती हैं। अब लीगल आर्गूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हमने इंश्योर करनी हमारे लिखनी मस्ट है। उसमें सबसे पहली चीज़ आगे मस्ट इंक्लूड ILO स्पेसिफिक कन्वेंशन ऑन द हैजर्ड। उस हैजर्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो अगर कोई ILO का स्पेसिफिक कन्वेंशन मौजूद है तो आप पहले उसके स्पेसिफिक कन्वेंशन की तरफ जाएं, उसका स्पेसिफिक कन्वेंशन लिखें। इन केस जैसे मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन के लिए ILO का कन्वेंशन स्पेसिफिक कन्वेंशन अवेलेबल है C167 ILO का स्पेसिफिक कन्वेंशन जो है उसके लिए अवेलेबल है। इसका आर्टिकल जो है 14 एंड आर्टिकल 18 जो है वर्क एट हाइट के बारे में बात करता है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए, हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमारे उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो इसी तरह से आपकी जो भी हैजर्ड होगा उस हैजर्ड के अकॉर्डिंगली पहले आपने ये देखना होगा कि आया इसके अकॉर्डिंगली कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन अवेलेबल है। अगर तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन अवेलेबल है तो आप उसके स्पेसिफिक कन्वेंशन की बात की। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर आप बना रहे हैं तो उसका C167 है। उसका कौन सा आर्टिकल मैंने लिखा है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 दोनों वर्क एट हाइट के बारे में है। फिर आप अपना हैजर्ड रखेंगे, अगर जैसे मिसाल के तौर पर स्कैफोल्ड होगी तो आर्टिकल 14 लगेगा, और अगर लेडर होगा तो आर्टिकल 18 लगेगा। तो इसके लिए आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी और सर्च करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कन्वेंशन के ऊपर, बट जनरली हमने वहाँ पे सबसे पहले कन्वेंशन लिखना होता है। अब एग्जांपल के लिए मैंने आपके यहाँ पे कन्वेंशन लिखा है, जैसे मैंने लिखा है ILO कन्वेंशन C155 की मैंने बात की है, तो उसका आगे आर्टिकल मैंने लिखने के बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि आर्टिकल कहता क्या है। अब जो आर्टिकल की जो एक्सप्लेनेशन होगी, अब जब गूगल पे आर्टिकल को ओपन करेंगे उस वहाँ से एक्सप्लेनेशन देखने के बाद उस एक्सप्लेनेशन को आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। वहाँ से वर्ड्स कॉपी आपने नहीं करने हैं, अपने वर्ड्स में आपने जस्टिफाई करना है कि वो आर्टिकल क्या कहता है, कि किस तरह से काम होना चाहिए, तो उसको अपने वर्ड में लिखेंगे। कन्वेंशन लिखने के बाद फिर हम जाते हैं जी, अगर उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक कन्वेंशन अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा आपका हैजर्ड है कि उसके ऊपर कोई अपना कन्वेंशन ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप जाएंगे टुवर्ड जनरल कन्वेंशन और स्पॉटिंग कन्वेंशन। कहीं हमारे पास स्पॉटिंग कन्वेंशन भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या फिर जनरल कन्वेंशन हमारे पास C155 है। इन केसेस में अगर किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं होगा तो C155 तो मौजूद है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है। तो फिर हम C155 की तरफ जाएंगे, हम वहाँ पर ILO का कन्वेंशन लिखना क्या है, मस्ट है। कन्वेंशन लिखने के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जी कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस आपको दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा आपको HSE की वेबसाइट से कोड ऑफ प्रैक्टिस मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे ILO के कोड ऑफ प्रैक्टिस। आपने कोड ऑफ प्रैक्टिस मस्ट आपने जो है इंक्लूड करना है। हर चीज़ के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस अवेलेबल है। जैसे जनरल में कन्वेंशन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो जनरल कन्वेंशन है वो है जी HSG 150, इससे आपको मिल सकते हैं। अब इसी तरह HSE के हर हैजर्ड के अकॉर्डिंगली जो है उसके कन्वेंशन अवेलेबल है। जैसे मैं वर्क एट हाइट की बात करूं तो INDG 401 अवेलेबल है, वो भी HSE का कोड ऑफ प्रैक्टिस है ना, INDG 401। इसी तरह से आपने हर हैजर्ड के लिए ढूंढना होगा। सिंपल गूगल में लिखें कन्वेंशन कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर वर्क एट हाइट, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, HSE कोड ऑफ प्रैक्टिस, तो आपके सामने आते जाएंगे। आपने देखना है, आपने इसका कोड लिखना है, कोड ऑफ प्रैक्टिस का उसका नाम लिखना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि उसकी चीज़ के अकॉर्डिंग वो कहता क्या है। आपको डॉक्यूमेंट रीड करना होगा, अपने मतलब की बात निकालनी होगी और अपने वर्डिंग में उसको पैराफ्रेज करनी होगी।
इसी तरह अगर आप कोई पब्लिकेशन अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ पे कोई पब्लिकेशन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पोर्शन पे आप जितना वर्कआउट करें आप कर सकते हैं। और लास्ट पे रिस्पेक्टिव कंट्री लॉ, ये कोई मस्ट नहीं है लिखना रिस्पेक्टिव कंट्री लॉ, बट अगर आपको उस कंट्री का कोई लॉ मिलता है, मिसाल के तौर पर रिपोर्ट में पाकिस्तान में बना रहा हूँ तो पाकिस्तान का कोई अगर लॉ अवेलेबल है इस चीज़ के अकॉर्डिंगली तो वो मस्ट है मेरे लिए वहाँ पे फिर लिखना, मैं वहाँ पे लिखूंगा। अगर नहीं भी लिखते तो ज़रूर इतना कोई अहम नहीं है, बट ये है कि लिखें तो एक आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाती है और एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपकी रिपोर्ट का कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाई है, किसी चवल बंदे ने रिपोर्ट नहीं बनाई हुई। फिर आ जाते हैं जी उसके बाद जी कंसिडरेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सिविलिटी, तीसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं जी कि तीसरे पोर्शन पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे वहाँ पे लाइक्लीहुड एंड सिविलिटी के बारे में कि हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारा जो हैज़र्ड है, बेसिकली मेरा जो हैज़र्ड है बेसिकली ये कैटेगरी जिस कैटेगरी में मैंने लिखा है वर्क एट हाइट का, अब इसमें हैज़र्ड तो मेरा डिफरेंट है, वर्क एट हाइट तो मेरी कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी का जो हैज़र्ड मैंने लिखा है उसके रुनमा होने के वहाँ पे चांसेस कितने और अगर वो रुनमा होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, वो मैंने वहाँ पे लिखने हैं। तो इसमें बेसिकली हम मुझसे 4 चीज़ें पूछेंगी, टाइप्स ऑफ इंजरी और इल हेल्थ, नंबर ऑफ वर्कर एट रिस्क, हाउ ऑफन द एक्टिविटीज कैरिड आउट, हाउ वाइड स्प्रेड रिस्क इज। तो मैंने चारों चीज़ों को आंसर करना है, तो उसको मैंने कुछ डिवाइड किया चीज़ों में, तो हम इस तरह से फॉलो करते हुए इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक्लीहुड की। लाइक्लीहुड इधर उसका लाइकली होगा या वेरी लाइकली होगा, तभी तो हमने उस हैज़र्ड को उठाया हुआ है, अदरवाइज हम उसको प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं, हम जस्टिफिकेशन के अंदर लिखते क्यों, या तो वो लाइकली होगा या वेरी लाइकली होगा हमने उठाया है। तो आप लिखेंगे कि लाइक्लीहुड जो है उस हैज़र्ड से इंजरीज का अकरिंग होने का लाइकली या वेरी लाइकली क्यों है, जस्टिफाई द लाइक्लीहुड हाउ, क्यों, वजह क्या है, क्या वजह है उसकी लाइक्लीहुड ज़्यादा होने की। तो आपने जैसे ऊपर वाले पोर्शन में लिखा हु माइट बी हार्म एंड हाउ के अंदर आपने लिखा है, वही हाउ आपने यहाँ पे लिखना है कि इस तरह से हादसा रुनुमा होने के चांसेस हैं, तो लिहाजा यहाँ पे इसकी लाइक्लीहुड ज़्यादा है। तो लाइक्लीहुड को प्रॉपर्ली आप क्या करेंगे वहाँ पे डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि इस वजह से हैज़र्ड के रुनुमा होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। फिर लाइक्लीहुड के अंदर ही हम लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स का वहाँ पे होना भी जो है वहाँ पे उसके लाइक्लीहुड को बढ़ाता है। तो लिखेंगे आप कितने वर्कर्स से एक्सपोज हो रहे हैं और कितने टाइम के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, ये चीज़ भी आपने मस्ट लिखनी है, कितने वर्कर्स एक्सपोज हो रहे हैं उस हैज़र्ड को और कितने टाइम के लिए और दिन में कितनी बार, हफ्ते में कितनी बार एक्सपोज हो रहे हैं। अगर ये लिखते हैं तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद आपकी लाइक्लीहुड कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे जी वहाँ पे सिविलिटी की तरफ। सिविलिटी को आप कैटेगराइज करेंगे 4 कैटेगरीज में, मिनिमल, माइनर, मेजर, कैटास्ट्रोफिक। इसके लिए आपने बॉश की एग्जाम्पल रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, जैसे उन्होंने कैटेगराइज किया वैसे ही आप कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन के बाद आप ये लिखेंगे कि आपका जो हैज़र्ड है वो किस कैटेगरी में आता है, इधर वो होगा मेजर होगा या कैटास्ट्रोफिक होगा। दैट्स वाई आपने जस्टिफिकेशन में लिखा है जो भी है वो आप लिखेंगे। अगर दोनों कैटेगरीज में आता है तो दोनों कैटेगरी में लिखेंगे, मेजर एंड कैटास्ट्रोफिक आ सकता है वो, ठीक है, आप लिख सकते हैं उसको। फिर आप इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि क्यों वो मेजर या कैटास्ट्रोफिक कैटेगरी में, तो उसके लिए उसके आपने आउटकम्स की बात करनी होगी कि वो हादसा रुनुमा होगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, उससे कौन सी पॉसिबल इंजरीज आएंगी वर्कर्स को और किस तरह से। अगर आप वर्कर इंजरीज के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं इक्विपमेंट या मशीनरी या बिल्डिंग का जो डैमेज आएगा वो भी हम वहाँ पे बयान कर सकते हैं कि इस वजह से जो है ये कैटास्ट्रोफिक कैटेगरी में आएगा, ये मेजर कैटेगरी में आएगा। तो आपने वहाँ पर इंजरीज को लिखना है, जितनी इंजरीज आपके जहन में आती हैं 8, 10, 5, 6 जितनी आपको पॉसिबल इंजरीज लगती हैं कि ये हो सकती हैं वो सारी लिखें, वहाँ पे कोई इसमें इशू नहीं है। और लास्ट में जो हमने चौथी चीज़ लिखनी है हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क इज, हमने जिसमें ये लिखना है कि हमारा रिस्क कहाँ तक फैला हुआ है, उस हैज़र्ड से जो रिस्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे फैला हुआ है। जैसे इन केस ये स्कैफोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो स्कैफोल्ड जहाँ पे लगी होगी तो रिस्क भी वहीं तक फैला होगा ना, पूरी वर्क साइड में तो नहीं होगा। तो आप बताएंगे कि जहाँ पे स्कैफोल्ड इरेक्टेड है उस जगह तक उसका जो है रिस्क फैला हुआ है और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वही उससे अफेक्ट भी होंगे। तो आप उन लोगों का भी जिक्र कर सकते हैं कि भाई फलां बंदा वहाँ पे मौजूद है और उनके साथ हादसा रुनुमा हो सकता है। तो लिहाजा वाइड स्प्रेड को आपने प्रॉपर्ली लिखना है। अब अगर इलेक्ट्रिकल का आपका कोई हैज़र्ड लिखा हुआ है आपने कि भाई आपने लिखा है कि स्विच बोर्ड्स जो हैं या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है वो मेन लॉबी के अंदर है, तो आपके सेकंड फ्लोर पे काम करने वाले बंदे को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो लॉबी के अंदर वाले लोगों को पहुंचेगा जहाँ पे वो जो है इलेक्ट्रिकल जो है वायरिंग ठीक नहीं है। तो लिहाजा आपने लिखना है कि रिस्क वहाँ कहाँ पे कन्फाइन है, आपने बताना है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक बंदा अगर रेक्टिफाई करता है तो पूरी बिल्डिंग में ढूंढता रहेगा भाई इस बंदे ने तो लिखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स खराब हैं, तो कहाँ पे खराब है, पहली मंजिल पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, कहाँ पे है भाई, किस जगह पे है। तो आप जब ये लिखते हो कि भाई वाइड स्प्रेड वाली बात, तो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि भाई हैज़र्ड यहाँ पे अवेलेबल है लिहाजा यहीं तक फैला हुआ है, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है वहाँ से। लाइक्लीहुड एंड सिविलिटी को लिखने के बाद फिर यहाँ पे जब बात करेंगे हम चौथे पोर्शन की, तो इसमें पूछा जाता है कि हाउ इफेक्टिव एक्शन इज लाइकली टू बी। यहाँ पे जितनी भी बातें हम करेंगे, जो 3 बातें हमने करनी, ये बेसिकली तीनों बातें हमने करनी अपने एक्शन के लिए। जो ये एक्शन हमने लिखा है, जो कंट्रोल लिखा है, ये तीनों बातें हम जो है अपने कंट्रोल के लिए करेंगे। इसके पार्ट जो लास्ट पार्ट है हमारी जस्टिफिकेशन का, यहाँ पे जो 3 बातें करेंगे हम अपने एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारा एक्शन कैसा है।
सबसे पहले मुझे एक्शन के लिए मुझसे ये पूछा गया है द इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन, कि आप जो एक्शन आपने लिखा है उस एक्शन का इम्पैक्ट क्या आएगा, उस एक्शन का असर क्या आएगा, उस एक्शन से क्या होगा। तो इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन में आपने से लिखना है कि जब ये एक्शन अप्लाई कर दिया जाएगा तो इस एक्शन से जो फायदा आएगा, जो उसका पर्पस होगा उस एक्शन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का, उसको यूटिलाइज करने का या उसको इंस्टॉल करने का, वो आपने उसका पर्पस बयान करना है कि अगर ये एक्शन आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे फलां फ़ायदा आपको होगा, या इसका जो फलां फंक्शन है तो उस तरह से आप बयान करेंगे तो उसका जो इंटेंडेड इम्पैक्ट होगा वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और आपने बताना है कि ये किस तरह से आपका बचाव करेगा, तो इंटेंडेड इम्पैक्ट आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपने बात पूछी कि जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइम स्केल यू इंडिकेटेड इन योर रिस्क असेसमेंट। आपने जो टाइम स्केल लिखा है, मतलब आपने टाइम स्केल हम लिखते हैं कॉलम 5 के अंदर, अपने पार्ट 2 रिपोर्ट के पार्ट 2 के कॉलम 5 में जो टाइम स्केल आपने दिया है हर एक्शन के लिए, किसी के लिए आपने हफ्ता, महीना, 2 महीने दिए, जितना भी टाइम दिया है वो टाइम आपने क्यों दिया है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ परचेज करनी है तो आपने उसके लिए महीने का टाइम दिया है, तो आपने क्यों दिया है, आपने जस्टिफाई करना है कि भाई इसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होगी, फिर इसकी एलोकेशन होगी, इसकी वहाँ पे इसके लिए जो है टेंडर करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोसीजर होगा आपने उसको बयान करना है कि इस वजह से मैंने महीने का टाइम दिया है कि इसमें इस काम में 1 महीना लग सकता है, तो आपने प्रॉपर्ली इसको जस्टिफाई करना है। तीसरी चीज़ आ गई कि आपके पास whether you think this action will fully control the risk, आपको क्या लगता है कि जो आपका कंट्रोल है वो रिस्क को 100% कंट्रोल करेगा। What you think of your action can control the risk, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या समझते हैं कि आपका जो एक्शन है वो पूरी तरह कंट्रोल करेगा। या ऐसी बात अगर आपने एक्शन लिखा है, मैंने आपको क्या बोला है कि हमने बेस्ट एक्शन लिखना है, तो वो एक्शन को कंट्रोल करेगा, रिस्क को कंट्रोल करेगा, तो तब हमने वहाँ पे लिखा है। तो आप उसको बताएंगे कि भाई जो मैंने यहाँ पे ये एक्शन में कंट्रोल को प्रायोरिटाइज किया है ये फुली कंट्रोल करेगा। कब तक कंट्रोल करेगा आप उसमें लिख सकते हैं कि सुपरविजन है, ये वो दूसरी चीज़ लिख सकते हैं, करते रहेंगे तो ये आपके उसको भी कंट्रोल करता रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट जी, ये सारा था आपके पार्ट 3 के बारे में था। इसी तरह से आपने जो काम पहली जस्टिफिकेशन के लिए किया है वही दूसरी के लिए और वही तीसरी के लिए करेंगे। इस तरह से आपके रिपोर्ट का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हमारे जस्टिफिकेशन हमने अपनी रिपोर्ट में 3 जस्टिफिकेशन करनी है। जो 13 हैज़र्ड हमने या 12 हैज़र्ड हमने लिखी है पार्ट 2 में, उनमें से 3 हैज़र्ड्स को हमने प्रायोरिटाइज करना है। उनमें से जो सबसे जो लिथल होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 3 हैज़र्ड होंगे, उनको प्रायोरिटाइज करने के बाद हम उन तीनों हैज़र्ड्स को यहाँ पे लिखेंगे। वन बाय वन हम उनको 3 कैटेगरीज में लिखेंगे, 3 जस्टिफिकेशन में लिखेंगे। जो फर्स्ट जस्टिफिकेशन आपकी होगी उसको आपने लिखना है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। हर जस्टिफिकेशन के लिए 4 काम हमने करने हैं। हर पहले जस्टिफिकेशन के लिए जो आपका सबसे बेस्ट कंट्रोल होगा वो बेस्ट कंट्रोल आपने लिखना है, इसी तरह दूसरी के लिए, उस तरह तीसरी के लिए आपने उसके अकॉर्डिंगली लीगल आर्गूमेंट्स करने हैं, और फिर उसके बाद लाइकली इनसिबिलिटी को बयान करना, और लास्ट में उसके इंटरनेट इम्पैक्ट्स का बता के आपने इसकी क्लोजन करनी है। होपफुली आपको टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।